मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूँ 2026 का एक हिंदी का वायरल पेपर। अब देखो, जितने भी बच्चे अपना 18 फरवरी को भाई पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस क्लास को पूरा देख लेना। मैं दावा कर सकता हूँ कि भाई यहाँ से आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा, है ना। आज की इस क्लास का मेरा कोड है 816 जडो का पेपर है ना। तो पेपर देने जाओगे भाई, इसी कोड का पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि पेपर देने जाना तो अपना यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम अपना लिख देना। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मेरा ये प्रश्नों की संख्या 11 नहीं रहने वाली है। ये सब कुछ आप लोगों को वहीं पर ही पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अब देखिए, ये आप लोगों का 18 फरवरी का भी वायरल पेपर है। और इसके बाद मैं आप लोगों को नोट करके सुना देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि शुरुआती के 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा निर्देश कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे हमारा खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है ना। तो इतना काम आप लोगों को जरूर करना है भाई। पेपर देने जाना तो 15 मिनट तक पेपर को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। और 15 मिनट तक पेपर को नहीं पढ़ेंगे तो भाई आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है ना। तो ये तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर में ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि एक खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और निर्देश नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब जो प्रश्न 1 नंबर का होगा उसके आगे 1 लिखा होगा, जो प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर का होगा उसके आगे 6 लिखा होगा, है ना। इस तरीके से देखो। और आगे देखो, यहाँ पर कहता है निर्देश नंबर जो मेरा अगला है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। और खंड निर्देश नंबर फिर नेक्स्ट कहता है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर बिल्कुल भी समय नष्ट ना करो। अब देखो भाई, पेपर देने जाओगे 18 फरवरी को एग्जाम सेंटर में जैसे ही बैठोगे, है ना, तो भाई सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को यही वाले नजर आने वाले हैं, बिल्कुल सेम, है ना मेरे पर जो यही सेम आप लोगों को प्रश्न नजर आने वाले हैं। 18 फरवरी तारीख याद रखना, 18 फरवरी 2026 मेरे पर बच्चों बिल्कुल सेम यही पेपर रियल। और अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर दिया है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न कहता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। भाई ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। पेपर देने जाना तो ऑप्शन बस सी वाले गोली को भरना। भाई यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे फिर हमसे कहता है प्रश्न नंबर 2 कहता है कि लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। भाई पेपर में 1 नंबर का देखो प्रश्न ये भी आने वाला है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश जो है हमारे लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे। तो मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पेपर बच्चों पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि पेपर आप लोगों का यही वाला आने वाला है ना। तो पेपर में पूरा अगर आप लोगों को सॉल्व करके देने वाला हूँ, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आज के इस पेपर में, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मेरा प्रश्न नंबर 3 कहता है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो भाई रस मीमांसा के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे। देखो, इसके रस मीमांसा के लेखक होते हैं रामचंद्र शुक्ल। मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है ये रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे। चलो अच्छा भाई, आगे देख लो। प्रश्न नंबर 4 देख लो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर कहता है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भाई भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। देखो, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, है ना। मेरे पर जो पूरा पेपर रियल है, और बस आप लोग अपना समझ लो और पूरा पेपर तैयार कर लो, है ना, यहीं पर ही तैयार कर लो। तो भाई ये मेरी एकांक की विधा की रचना हो जाएगी। चलो आगे देख लो। आगे अच्छा फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5, किस उपन्यास सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। भाई सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। 1 नंबर का आएगा पेपर में। जैनेन्द्र दिया है, यशपाल दिया है, प्रेमचंद्र दिया है, जयशंकर प्रसाद। लेकिन आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी को ही सही करना है ना। तो जो मेरे प्रेमचंद्र जो हो जाएंगे ये सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं भाई, है ना। इतना समझ लेना। पेपर में जाना तो पेपर में गलती मत करना, वरना आप लोग कोई दूसरा ऑप्शन भर दो, है ना। लो पेपर तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया, तो अब आप लोगों को ये गलती नहीं करना कि एग्जाम सेंटर में देने जाओ वहाँ पर कोई दूसरा गोला भर दो, ऐसी गलती नहीं करना है वहाँ पर, है ना। अब प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हो जाएंगे। ये भी भाई 1 ही नंबर का आएगा कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन। अब आगे देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे, है ना। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। तो भाई देखो, प्रश्न नंबर 7 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी को सही करेंगे। पेपर में अपना बी ऑप्शन को बी वाले गोली को भरना है। OMR सीट में बी वाले गोली को भरना है भाई, है ना। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा।
1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। तो भाई तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1943 होता है। 1943 को सही करेंगे। चलो आगे देख लो। आगे फिर हमसे कहता है प्रश्न नंबर 9 कहता है कि साकित साकित जो है किस युग की रचना है। साकित किस युग की रचना है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भाई देखो साकित जो होती है ये मेरी द्विवेदी युग की रचना होती है। साकित जो होती है द्विवेदी युग की रचना होती है। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं हो जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा यामा। यामा जो है मेरी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लो मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि प्रिय पति वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो भाई प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया क्रोध, सी ऑप्शन दिया रति, डी ऑप्शन दिया भयानक। कहता है कि प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। देखो जहाँ पर अगर दुख वाली बात हो तो दुख वाली बात में हमेशा शोक का प्रयोग होता है, तो हमेशा शोक लगाएंगे यहाँ पर, है ना। तो प्रश्न नंबर 11 का ए ऑप्शन से करना है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वालासी में कौन सा अलंकार है ना। तो आहुति से गिर चढ़ी चिता पर और चमक उठी ज्वालासी में भाई कौन सा अलंकार है। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न देखो ये भी बनने वाला है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि रोला जो है मेरा किस प्रकार का छंद है। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि रोला किस प्रकार का छंद है ना। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। तो रोला जो है मेरा सममात्रिक छंद है। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न जो है मेरा उपसर्ग से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि परि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बन जाएगा। भाई देखो कहता है कि परि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बन जाएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो आएगा, है ना। तो देखो परि शब्द लगाकर हमारा परिपूर्ण शब्द बनेगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। भाई लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो आने वाला है ना। पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लो और बस गारंटी के साथ तैयार करो, गारंटी के साथ पूरा पेपर तैयार कर लेना। ए ऑप्शन दिया बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, सी ऑप्शन दिया द्विगु समास, डी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास। ये मेरे 4 ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न नंबर 15 का देखो राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर जो मेरा 16 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो भाई गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 1 नंबर का देखो प्रश्न आने वाला है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सुर सरिता। सुर सरिता जो होता है ये मेरे गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 कहता है कि युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। भाई 1 नंबर का देखो पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। तो भाई प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा त्वयी सही हो जाएगा, त्वयी, है ना, त्वयी, ये ऑप्शन इसका सही करेंगे। चलो आगे देख लो। आगे मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई ये एक सरल वाक्य हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है। तो भाई देखो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है। देखो वाच्य का कर्तरी प्रयोग होता है, भाव प्रयोग और कर्मणी प्रयोग, ये तीनों वाच्य के भेद होते हैं। तो इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन से उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि वाच्य प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं। भाई हमसे पूछा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। देखो वाच्य के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है। अब आएंगे देखो, अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है गद्यांश, जो कि पेपर में 6 नंबर का सीधे गद्यांश पेपर में आएगा। इसको पढ़ेंगे कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम प्रोत्साहित होंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सतह और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का सभी पुरुषों को ऐसी मित्रता करनी चाहिए। तो अब देखिए इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो किस तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वह संदर्भ यहाँ पर लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे।
तो इस तरीके से मिलाकर आप लोग इसका संदर्भ लिख देना। पेपर में संदर्भ 2 नंबर का लिखने के लिए आएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इस बात को याद रखना। अगला देखो मेरा दूसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। दूसरा प्रश्न मेरा बा ऑप्शन पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बा ऑप्शन कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखना स्टार्ट कर देना कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सही रहता है। जो सच्ची मित्रता जो होती है वो उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सही रहता है ना। फिर लिखेंगे कि सच्ची मित्रता वही होता है जो आपकी तकलीफ, दुख और गलतियाँ बिना कहे समझ लेता है। ठीक वैसे ही एक उत्तम डॉक्टर रोग को पहचान कर सही इलाज करता है। जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो रोग को पहचान करके सही इलाज करता है। इसलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मेरा गद्यांश की व्याख्या हो जाएगी। 2 नंबर का गद्यांश की व्याख्या भी पूछी जाएगी, है ना। इस बात को याद रखना। अब आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। जो हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो मैं लिख देना, उत्तर में डालते हुए लिख देना कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव को पुष्ट करें। और प्रश्न नंबर जो मेरा यहाँ पे देखो अगला दिया है, इसका दूसरा दिया है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। इसको यहाँ से पढ़ देना कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र में बुराइयों से बचाता है। तो इतना मैंने देखो आप लोगों को बताया, गद्यांश सॉल्व करा दिया। और एक आप लोगों का अथवा करके पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता है रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अनेक बीच चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सुखी हड्डियों में नई मज्जे डाल हमारे अमृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए, इसका आगे पढ़ेंगे, और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। तो यहाँ पर लिख देना उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और यहाँ पर हेडिंग डाल देना संदर्भ। संदर्भ में देखो क्या लिखेंगे, तो भाई देखो इसका संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे। इसका संदर्भ देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखो आप लोगों को 2 में से एक गद्यांश सॉल्व करना है, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों के दोनों गद्यांश सॉल्व करा रहा हूँ। जो बच्चे पहला गद्यांश सॉल्व करने में अपना मन रखते हैं तो वो पहला गद्यांश सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। जो बच्चे दूसरा चाहते हैं दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों के दोनों गद्यांश को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, है ना। अब चलो आगे देखो। अब यहाँ से मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बा ऑप्शन की ओर, जो कि यहाँ पर दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर लिख देना गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रभाव को हमने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रभाव में हमें अमृत की याद दिलाकर रक्तपात शरीर में नए ऊर्जा का संचार भी किया है। ऐसा लगने लगा कि है ना। इतना आप लोग लिख देना, ऐसे बना कर लिख देना। और उसके बाद हमारा तीसरा देखो प्रश्न क्या कहता है। साफ सुन दिया है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। तो वह देखो सत्य और अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और दूसरा कहते हैं कि हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूके, तो वह नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ। चलो इतना देखो मैंने बता दिया है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का पद्यांश स्टार्ट हो जाता है। पद्यांश देखो पेपर में 6 नंबर का पद्यांश भी आता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ से पढ़ेंगे कि किलकत कान गुटरोनी आवत, मणिमय कनकनंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। और इतना पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो दिया है कि कब हूँ निरखी, कहता है कि कब हूँ निरखी हरि आप छाँ को करी सो पकड़न चाहत, किलिकित हंसत राजत दबै ततियाँ पुनि पुनि ती अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक रजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमुनि वसुधा कमल बैठ की सजती, बाल दशा सुख निरखी।
और जसोदा पुनि पुनि नंद बुलवती आचरा तरलय ढकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। इतना पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर मैंने दिया है संदर्भ दिया है कि यहाँ पर संदर्भ को लिखना है कि यहाँ पर संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है ना। तो इतना पढ़ने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ। फिर यहाँ पर देखो दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कहता है। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है? रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। मतलब कि वो जो अपनी परछाई को देखते हैं, श्री कृष्ण जब अपनी परछाई को देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण की किलकारी मारकर हंसते हैं, जब वो हंसते हैं, जब श्री कृष्ण जब हंसते हैं तो उनके आगे दो दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। तो भाई देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई है। और यहाँ पर मेरा अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में बाल क्रीड़ाओं को कवि ने वर्णन किया है, क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया। तो भाई मेरा देखो गलत है ये भाई, हमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का साफ ऑप्शन भी गलत है ना। चलो आगे देखो, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, अथवा करके दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। सौरभ भीना जीना लिपटा मृदुवंचन सतुकुल, चलाचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार। और इसके बाद फिर आगे देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे इसको कि तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूप से तेरा करने के पास। अब यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिख देना। संदर्भ में देखो क्या लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। और फिर इसके बाद ये देखो 2 नंबर का मतलब मेरा संदर्भ पूछा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी, 2 नंबर की पूछी जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो यहाँ पर लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसमें लिखना है कि कवयित्री कहते हैं कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला सा हल्का काले रंग का की वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। और इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 7 की ओर कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो भाई देखो उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस हो जाएगा। तो इतना मैंने आप लोगों को इतने नंबर पक्के करा दिए। अगला देखो यहाँ पर दिया है कि अब मेरे यहाँ से प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ से पढ़ेंगे कि एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृतः मुगलयुवराज दारस्यको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन कृत्वा तेषां गायनेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा में कारिता। अब यहाँ पर मेरे पर बच्चों में संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। तो इतना देखो लिखना पड़ेगा आप लोगों का। ये मेरा संदर्भ हो गया, और संदर्भ के बाद आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी करना पड़ेगा। हिंदी में यहाँ से अनुवाद कर देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। अब इसके बाद देखो आगे पढ़े ना, ये भी पढ़ लेना अपना है ना, कि अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करा दिया। अब देखो इस पर एक और देखो हमारे से पूछा जाएगा है ना, एक और अथवा करके पूछा गया कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथासमयं नवा नवा विचारधारम स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तं कल्याणकरी च तत्र सरसं प्रयत्नं भवति एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वत्र फूल। इतना पढ़ने के बाद अब इसका संदर्भ लिख देना। संदर्भ यहाँ से देखो लिख देना। संदर्भ यहाँ से लिखना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसका यहाँ से हिंदी में अनुवाद लिख देना कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हट नहीं है जो उचित और कल्याणकारी है।
वह यहाँ हर्षपूर्वक ही स्वीकार करता है, स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणी में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। तो भाई इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट। मेरा देखो यहाँ पर पूछा रहेगा 4 नंबर, चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न के संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करो। तो संस्कृत का पद्यांश भी देखो यहाँ पर 5 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ पर कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संदर्भ में लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। आप इसका हमारे यहाँ पर देखो दिया है हिंदी में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिख देना कि सब सुखियों, सब रोग रहितों, सब कल्याणकारियों, कोई भी दुख को ना देखे। तो भाई फिर एक अथवा करके दिया है, किंसुविद गुरुतरा भूमि किंसुविद न दूचरतरम खात किंसुविद शीघ्रतरम वातात किंसुविद बहुत्र तरणात्। अच्छा, यहाँ पर संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर हिंदी में अनुवाद लिख देना कि पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से तीव्रगामी कौन है और तिनके से भी अधिक घना कौन है। अच्छा भाई, ये मेरे देखो यहाँ पर खंड काव्य दिया गया। अच्छा, खंड काव्य तो भाई आप लोगों का पूछा जाएगा, है ना। आप लोगों को पता ही होगा खंड काव्य कौन सा आने वाला, आप लोगों का जिले के हिसाब से पूछा जाता है खंड काव्य। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। भाई 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। देखो, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन मैं आज की इस क्लास में आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता देता हूँ, है ना। पेपर में पूरा सॉल्व करा देता हूँ भाई। देखो यहाँ पर जन्म दिया है, जन्म लिख देंगे 4 अक्टूबर 1884। जन्म स्थान लिख देना अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु इनकी हो जाती है 2 फरवरी 1941 को। रचनाएं देख लो, चिंतामणि, विचार वीति, रस मीमांसा, त्रिवेणी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद आगे देखो, आगे यहाँ पर इनके जीवन परिचय यहाँ पर लिख देना कि जीवन परिचय डालना कि रामचंद्र शुक्ल जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। तो भाई देखो, हमीरपुर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी। इसके बाद आगे देखो, 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून को के पद पर हुई। और फिर इसके बाद 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा भी उत्तीर्ण कर डाली। करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ ही दिनों तक काशी प्रचारी नागरिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान भी हो जाता है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। अब बात देखो, मेरे दिया है ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर देखो हमसे कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा। कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है पेपर में। सूरदास, महादेव वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, ये जीवन परिचय हमारे पूछे गए पेपर में। आप लोगों को यहाँ पर अब मैं आप लोगों को तुलसीदास जी का जीवन परिचय सॉल्व करके देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर लिख लेना तुलसीदास जी का जीवन परिचय डाल करके। जन्म इनका हुआ था सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी, गुरु नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली था। ये सब तुलसीदास जी के बारे में है। इसके बाद इनकी रचनाएं देख लो। रचनाएं आप लिखी हैं कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। इनका जीवन परिचय देख लो कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट के जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके जो माता पिता ने इनको त्याग भी दिया था। स्वामी नर हरिदास ने इनका लालन पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी के। इतना सब लिखने के बाद ये रचनाएं भी लिख देना। और ये देखो, हमसे 2 नंबर का श्लोक भी पूछा जाएगा ना। 2 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। अब इसके बाद हमसे निबंध भी पूछा जाएगा। देखो, ये भी हमारे संस्कृत के प्रश्न हैं। संस्कृत के प्रश्न हैं, 2 नंबर के संस्कृत के प्रश्न आ जाएंगे। 1 2 3 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना। और फिर एक हमारा निबंध भी पूछा जाएगा। निबंध देखो हमारे यहाँ से आएगा। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 1 2 3 4 निबंध तैयार करो। पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार करो,
विज्ञान अभिशाप वर्तमान पर तैयार करो, वृक्षारोपण के महत्व पर तैयार करो, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार करो। तो ये देखो भाई आप लोगों का था पूरा पेपर, मैंने आप लोगों को बता दिया है, बस पेपर देने चले जाओ, ऐसे ही लिख देना पूरा पेपर में, है ना। तो भाई चलिए आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।